वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 16 फरवरी 2022 और 16 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे डेली मॉर्निंग में आपको मेरे करंट अफेयर के वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में ये मेदराम होगा, मेदराम जात्रा त्योहार का आयोजन किया जाएगा। तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। यहां पर मेदराम जात्रा त्योहार जो है वो आयोजित किया जाएगा। और जो ये तेलंगाना है, इससे रिलेटेड ये जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को, याद रखिएगा 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट, एक नया राज्य बना था। तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। और ये जो मेदराम जात्रा है, मेदराम जात्रा ये भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा मेला या फिर त्योहार है, दूसरा है। और पहला कौन सा है? तो पहला है कुंभ मेला। फर्स्ट इज कुंभ मेला, पहला कुंभ मेला है जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, और दूसरा है मेदराम जात्रा, ये दूसरा सबसे बड़ा मेला या त्योहार है। अब ये देखते हैं कि ये जो मेदराम जात्रा है, ये त्योहार क्यों आयोजित किया? तो एक माँ और एक बेटी अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो उन्हीं के संघर्ष को मनाने के लिए ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है, ये संघर्ष का एक प्रतीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और यहाँ तेलंगाना में एक जनजाति रहती है, उसका नाम है कोया जनजाति, याद रखिएगा कोया जनजाति। ये कोया जनजाति के द्वारा ही ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। इसे आदिवासी या फिर जनजाति का भी त्योहार कहा जाता है। और इसे कब मनाते हैं? तो इसे माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि फरवरी के ही महीने में होता है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेदराम जात्रा त्योहार कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो तेलंगाना में, ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फेस्टिवल हैं जो कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि बथुकम्बा हो गया, दूसरा हो गया थाईपुसम, थाईपुसम एंड धानु जात्रा जिसे नुआखाई भी बोलते हैं, नुआखाई भी बोलते हैं। तो ये कहां पर मनाया जाता है? बथुकम्बा को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, और ये कहां पर मनाया जाता है? तेलंगाना में, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। थाईपुसम ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, याद रखिएगा ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें थाईपुसम त्योहार में पीले रंग के कपड़े और जीभ के अंदर सुई चुभोते हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब धानु जात्रा या फिर जिसे नुआखाई भी बोलते हैं, ये कहां मनाया जाता है? ये उड़ीसा में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ और जो त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि सिग्मो फेस्टिवल, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। सिग्मो फेस्टिवल ये कहाँ का है? ये गोवा का है। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये जो है ये कहां पर, अभी इसकी जो स्टैचू है कहां पर स्थापित की गई है? तो वो की गई है हैदराबाद। ये संत रामानुजाचार्य का जो प्रतिमा है, और ये 216 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी कहती हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, जिससे कि नवाचार इनोवेशन, नई नई तकनीकों का उपयोग और या फिर साइंस टेक्नोलॉजी का यूज, साइंस टेक्नोलॉजी का यूज, इससे क्या होगा? इससे उत्पादकता, इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर है 12 फरवरी। और इसको मनाने का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और अभी एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगी, हाल ही में ये पहली बार मनाया गया है। तो पहली बार मनाया गया है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो वो क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे ये पहली बार मनाया गया है। और कब मनाया गया है? 16 जनवरी को ये मनाया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ डेज से रिलेटेड, कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 में ये पहली बार मनाया गया था। और ये किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को हम मनाते हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। कुछ और जो इससे रिलेटेड फैक्ट है वो भी आप याद रखिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और ये कहां पर मनाया गया था पहली बार? तो ये पहली बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, ये रामसर में एक स्थान है, ईरान। वहां पर यह पहली बार मनाया गया था। कब? 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। अभी भारत में वर्तमान में कितनी वेटलैंड साइट हैं? तो वो है 49, पहले 47 थी बट अभी 49 हो गई हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा। और अभी भारत में वर्तमान में कितनी हेरिटेज साइट हैं? तो वो है 40 जो है हेरिटेज साइट है। और अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट हेरिटेज जो है, जिसे घोषित किया गया है, वो कौन सा है? वो है धौलावीरा। ये कहां पर है? गुजरात में, धौलावीरा। ये नाम भी आप याद रखिएगा। एंड इंटेंजिबल साइट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमूर्त धरोहर, ये वर्तमान में कितनी है? तो ये है 14। इंटेंजिबल साइट जो है भारत में वर्तमान में कितनी है? 14। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर है 12 फरवरी, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 के जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो वो किसे चुना है? वो चुना है कीगन पीटरसन। ये इसका राइट आंसर है। कीगन पीटरसन को 2022 के जनवरी महीने के लिए पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। यूएई के कहां पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। और अभी प्लेयर ऑफ द मंथ आपको मैंने बता दिया, कीगन पीटरसन को चुना गया है। और ये जो यूएई है, इससे रिलेटेड भी मैं आपको बता देती हूँ, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे एक मंगल मिशन है। तो उस मंगल मिशन का क्या नाम है? होप मिशन। याद रखिएगा, यहाँ के मंगल मिशन का नाम है होप मिशन। यूएई जो है वो फर्स्ट पेपरलेस
सरकार बनी है, पेपरलेस सरकार, फर्स्ट पेपरलेस सरकार बनी है। और यहीं पर 10 साल के लिए गोल्डन वीजा जो है वो भी घोषित किया गया था। 10 साल के लिए गोल्डन वीजा जो है वो दिया गया। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये जो कीगन पीटरसन है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा जो भी मैंने इससे रिलेटेड आपको बताया है। और अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप और ये जो IPL है ये भी कहां पर हुआ है? ये भी यहीं पर हुआ है। T20 वर्ल्ड कप और IPL भी जो है वो यहीं पर हुआ है। तो ये भी सारी बातें आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पिछली जनवरी में पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को चुना गया था 2021 का। और जो PR श्रीजेश हैं, ये एक गोलकीपर है, ये भी याद रखिएगा। ये एक गोलकीपर है PR श्रीजेश, ये एक गोलकीपर है। एंड इनको 2021 का जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जिसे बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इससे भी इनको PR श्रीजेश को 2021 में इससे सम्मानित किया गया था। और PR श्रीजेश को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। और इनको एक अवार्ड भी मिला था वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इतनी सारी बातें आप PR श्रीजेश से रिलेटेड याद रखिएगा। एंड एक और क्वेश्चन जो एक नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एजाज पटेल ने अभी हाल ये कहाँ के, पहले तो ये याद रखिए कि एजाज पटेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक मैच में कितने विकेट लिए? 10। एक मैच में 10 विकेट लिए हैं भारत के खिलाफ। और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ है मुंबई में। तो एजाज पटेल जो है न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने एक मैच में 10 विकेट लिए हैं भारत के खिलाफ और इनका जन्म हुआ है मुंबई में। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है कीगन पीटरसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, सौर विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो वो कौन सा राज्य है जो सबसे शीर्ष पर, सबसे फर्स्ट है? तो वो है राजस्थान जो है शीर्ष पर रहा है। और दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे है छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश है तीसरे पे। तो पहले पर है राजस्थान। तो ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में राजस्थान जो है वो शीर्ष पर रहा है। और ये जो सौभाग्य योजना इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। ये इसका फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। ये नाम याद रखिएगा। ये सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म है सहज बिजली हर घर योजना। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये जो सौभाग्य योजना है ये स्टार्ट हुआ है 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 को ये शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हर घर बिजली कनेक्शन पहुंचाना। और ये जो सौर विद्युतीकरण है इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सौर विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन ये क्या करता है? ये सोलर एनर्जी के द्वारा विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद करता है। इलेक्ट्रिसिटी को जो उपलब्ध कराने में ये मदद करता है। तो सबसे ज्यादा शीर्ष पर फर्स्ट पे है। इसका राइट आंसर हो गया राजस्थान। अब हम कुछ रिलेटेड राजस्थान से कुछ रिलेटेड फैक्ट भी देखते हैं।
तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरंजीवी योजना। जो चिरंजीवी योजना है ये कब शुरू हुई? तो ये 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को चिरंजीवी योजना जो है ये स्टार्ट होती है। और ये कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान से शुरू हुई चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुफ्त में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना 5 लाख रुपए में। तो ये याद रखिएगा, चिरंजीवी योजना का उद्देश्य है निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना 5 लाख रुपए तक के लिए। तो इतनी सारी बातें आप चिरंजीवी योजना से याद रखिएगा। अब देखते हैं जो प्रोजेक्ट बोल्ड है। प्रोजेक्ट बोल्ड, ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड है ये बांस का, बैम्बू का उत्पादन, बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और ये राजस्थान के उदयपुर से, ये नाम भी याद रखिएगा, ये कहां से? राजस्थान के उदयपुर से ये शुरुआत होती है। और ये बैम्बू, बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत या फिर सोर्स क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत या सोर्स क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। वो है नाभिकीय संलयन। तो ये याद रखिएगा, ये सूर्य पर ऊर्जा का सोर्स या फिर स्रोत क्या है? वो है नाभिकीय संलयन। इसका मतलब, नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? हीलियम प्लस जो ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है। तो ये है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो कल्याण सिंह है, जो कि नाम याद रखिएगा, कल्याण सिंह, ये इनको अभी 2022 का कौन सा, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान उससे सम्मानित किया है। वो कौन सा है? उसका नाम याद रखिएगा, पद्म विभूषण। इनको 2022 का भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी राजस्थान के ये राज्यपाल हैं। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कहां पर दी है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो रेल मंत्रालय है, जो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव। ये नाम याद रखिएगा, ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं। इन्होंने, रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो दी है दिल्ली में। दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है दिल्ली के किशनगंज में। अब कुश्ती के जो प्लेयर हैं, जैसे कि सुशील कुमार, नाम याद रखिएगा, ये सुशील कुमार हो गए, साक्षी मलिक, ये सब कुश्ती के प्लेयर हैं। साक्षी मलिक, और अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जो 2 पदक जीते हैं कुश्ती में, वो एक है रवि दहिया, और याद रखिएगा एक रवि दहिया, दूसरे हैं बजरंग पुनिया। ये कुश्ती के प्लेयर हैं। जो सुशील कुमार हैं, इन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय प्लेयर हैं, एक सिल्वर पदक और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। तो सुशील कुमार जो हैं ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय प्लेयर हैं। और ये साक्षी मलिक भी कुश्ती की प्लेयर हैं। और ये रवि दहिया, इन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये कुश्ती के प्लेयर हैं। और ये बजरंग पुनिया, ये भी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है। कौन सा मेडल? तो जीता है ब्रॉन्ज, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं, हम इसे कुछ और फैक्ट पे देखते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? ये नाम याद रखिएगा, पहली महिला कुलपति। पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कर्दम मल्लेश्वरी। किसे बनाया गया है? कर्दम मल्लेश्वरी। ये नाम याद रखिएगा। कर्दम मल्लेश्वरी को अभी हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट महिला कुलपति जो है वो बनाया गया है। और इन्होंने 2000 का जो सिडनी ओलंपिक है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इनका खेल क्या है? तो इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था एक शायद वीडियो के एग्जाम में कि जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो वो है पटना बिहार में। याद रखिएगा, पटना बिहार में जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये पटना बिहार में है। और ये क्वेश्चन पूछा था। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डुगोंग है, डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग मतलब समुद्री गाय, ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। जो डुगोंग संरक्षण केंद्र है जिसे बोलते हैं समुद्री गाय, इसे बोलते हैं समुद्री गाय। डुगोंग का मतलब है समुद्री गाय। ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अभी टोक्यो ओलंपिक की बात मैंने आपसे की है, तो ये पॉइंट अगर क्वेश्चन में पूछे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 2 पदक। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में 2 पदक जीते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये नाम याद रखिएगा। चलते हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो कितने करोड़ रुपए? तो वो 22,842 करोड़ रुपए। कितना? 22,842 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया है। तो इसका मतलब जो ये, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड है ये क्या काम करती है? तो ये जहाज बनाने वाली एक कंपनी है। ये जो है जहाज बनाने वाली कंपनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का, वो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अभी इसने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने 22,842 करोड़ रुपए जो है वो लोन लिया था। कितने बैंकों से? 28 बैंकों से। 28 बैंकों से इसने लोन लिया था। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर? मनी लॉन्ड्रिंग में उसका उपयोग, मतलब ब्लैक मनी के रूप में उसका उपयोग करने के लिए। तो फिर सीबीआई ने जांच शुरू की है इसी के खिलाफ। सीबीआई ने फिर से जांच शुरू की है इसी के खिलाफ। तो ये जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ने कितने रुपए के? तो ये याद रखिएगा, 22,842 रुपए पर सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और कुल कितने बैंक? 28 बैंक ने लोन दिया था। उसी के खिलाफ जो सीबीआई है वो जांच शुरू की है। तो ये इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का, वो है मुंबई में। और ये एक जहाज बनाने वाली कंपनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो किस वर्ष से संबंधित है? तो वो है 2016 से।
2016 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो संबंधित है। इसका मतलब कि दिवाली या फिर भगोड़ा घोषित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो स्थापना हुई वो किस समिति पे, तो वो हुई संथानम समिति, संथानम समिति। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? वो किया है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जो परिवर्तन है, ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो शुरू किया है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी नाम याद रखिएगा। और ये क्यों किया गया है? तो ये गांजे की जो खेती है उसको समाप्त करने के लिए किया गया है। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। और ये जो गांजा है इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। पूरे विश्व में गांजे को इसी नाम से जानते हैं, कैनबिस इंडिका। इसी नाम से इसको जानते हैं गांजे को। ये क्या है? ये एक पौधा है। तो गांजे का वैज्ञानिक नाम है कैनबिस इंडिका। पूरे विश्व में इसको इसी नाम से जानते हैं और ये एक पौधा है। और अभी हाल ही में गांजे की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऑपरेशन परिवर्तन जो है वो शुरू किया है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो ये भी आंध्र प्रदेश में पहली बार जो है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स इसको भी स्टार्ट किया गया। और अभी जो एक रिपोर्ट है IFSR, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये देहरादून से आती है। उसमें भी वन क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर जो आंध्र प्रदेश ये पहले स्थान पर है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है, 17वें नंबर की है, 17 नंबर की है। और इसमें वन क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। अब आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये नाम भी आप याद रखिएगा। अब एक जो ऑपरेशन और चलाई गई है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट ये मैंने आपको बताया था, फिर भी बता रही हूँ। ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन आहट जो है इसका संबंध किससे है? तो RPF, रेलवे सुरक्षा बल से इसका संबंध है। और ऑपरेशन अमानत क्या है? तो अगर किसी का सामान छूट गया है तो उसको वापस पाने के लिए, ट्रेन में या फिर स्टेशन पे किसी का सामान छूट गया है तो उसे वापस पाने के लिए ऑपरेशन अमानत है। और ऑपरेशन आहट क्या है? तो जो रेलवे के अंदर जो भी तस्करी जो भी चीजें हैं उसको रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई। और किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदल कर रख दिया है तुर्कीये। क्या रख दिया है? तुर्कीये इन्होंने बदलकर दोबारा से इन्होंने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? तुर्कीये। और ये जो टर्की है इसकी राजधानी ये भी याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी क्या है? तो ये नाम याद रखिएगा, वो है अंकारा। अंकारा जो है ये तुर्की की राजधानी है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, तुर्कीये। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी में कुछ जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
तुर्की का, वो याद रखिए कि तुर्की में ही क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, एशिया माइनर का पठार। ये क्वेश्चन जो है वीडियो का एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि एशिया का जो माइनर पठार है, जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, एशिया माइनर का पठार जिसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है टर्की में। और एक वॉन झील, वॉन झील जो है विश्व की सबसे बड़ी, नाम याद रखिएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, वॉन झील, वॉन लेक, ये क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैलिनिटी, सैलिनिटी, सैलिनिटी या फिर खारे पानी की झील या लवणता, जिससे भी आपको समझ में आए। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सैलिनिटी जो लेक है वो कहाँ पर है? वो भी है तुर्की में ही है। तो ये ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुर्की से रिलेटेड, तो ये नाम आप याद रखिएगा। और यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है? तो वो तुर्की को कहा जाता है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। ईरान की जो नई मुद्रा है, ईरान की जो नई मुद्रा करेंसी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है टोमान। ये इसकी नई करेंसी है, ये नाम याद रखिएगा। टोमान जो है वो ईरान की नई करेंसी है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा और इसका राइट आंसर है तुर्की। अब मैं कजाकिस्तान का आपको बताना चाहूंगी। कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान है इसकी जो नई राजधानी है वो क्या है? तो वो है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान जो है ये कजाकिस्तान की नई राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, तो उसका आंसर होगा नूर सुल्तान। और ये जो कजाकिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। इतनी सारी बातें आपको जो भी मैंने बताई है वो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज के क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण दिया गया है? तो किस वर्ष दिया गया है? 2001 में राहुल बजाज को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया है। और जो ये राहुल बजाज है इनको फ्रांस का जो लीजन द ऑनर अवार्ड है, इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। लीजन द ऑनर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया है, जो कि फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान है। और इनको 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001। और अभी हाल ही में जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, पंडित बिरजू महाराज इनका निधन हो गया है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं वो कथक के फेमस कलाकार हैं। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो कथक के फेमस कलाकार हैं और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और लता मंगेशकर जी का भी 92 उम्र की आयु में इनका निधन हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो लता मंगेशकर जी हैं उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, उससे इनको 2001 में इनको सम्मानित किया गया है। इनको फ्रांस का लीजन द ऑनर अवार्ड भी दिया गया है। ये भी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इनके नाम से एक संगीत अकादमी भी स्थापित की जाएगी। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अभी जो सिंधु ताई सपकाल जी हैं इनका भी निधन हो गया। सिंधु ताई, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सिंधु ताई सपकाल, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये जो है इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। इनको जो है महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, सिंधु ताई सपकाल को। और इनका हाल ही में निधन हो गया। इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। इनको अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता है। तो इनसे भी रिलेटेड पॉइंट आप याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्ट है वो बताने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हाल ही में जो पद्म विभूषण है, पद्म
विभूषण, ये क्या है, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण 2022, पद्म विभूषण 2022, इससे रिलेटेड जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप याद रखिएगा। जो पद्म विभूषण 2022 है ये 26 जनवरी को 4 लोगों को दिया गया है। 26 जनवरी को 4 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण। पहला जो है वो प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र की हैं। दूसरा कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के हैं। कल्याण सिंह ये दूसरे, इनको भी मिला, ये उत्तर प्रदेश के हैं। और तीसरे राधे श्याम खेमका, ये भी उत्तर प्रदेश के। राधे श्याम, नाम याद रखिएगा, राधे श्याम खेमका, ये भी उत्तर प्रदेश के। एंड लास्ट जो 4 हैं वो हैं जो जनरल विपिन रावत, फर्स्ट CDF, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS जो हैं, फर्स्ट CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ये किसे, जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन, ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जब जनरल विपिन रावत जी फर्स्ट CDS जो है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इनको भी 2022 का पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो चारों नाम याद रखिएगा। प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की, दूसरे कल्याण सिंह, तीसरे जो है वो राधे श्याम खेमका, एंड 4 है जनरल विपिन रावत चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS। ये भी पूछ सकता है। इन चारों लोगों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया है। तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है 2001। अब चलते हैं हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, ध्यान से देखिए, 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो वो किसने की है? वो कनाडा में। कनाडा में जो है फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार, तो ये पूछ सकता है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है, तो वो की है कनाडा देश में। और यहाँ के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, नाम याद रखिएगा, जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने ही यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। और 50 साल पहले इन्हीं के जो फादर हैं, 50 साल पहले इनके जो फादर हैं पियरे ट्रूडो ने भी लगाया था। अब इनके जो बेटे हैं जस्टिन ट्रूडो, जो कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी लगाया है। और ये क्यों लगाया गया है? तो याद रखिएगा, जो फ्रीडम कॉन्वॉय है, जो फ्रीडम क्यों लगाया गया? तो इस कोविड-19 के चलते वहां पर यह बोला गया कि विदाउट वैक्सीनेशन जो है ट्रक चालक जो है वो नहीं आ सकते हैं। तो इसी का विरोध किया किसने? ट्रक चालकों ने, क्योंकि वैक्सीनेशन को क्या किया गया है, वहां पर कंपलसरी कर दिया गया है। तो फ्रीडम कॉन्वॉय आंदोलन को रोकने के लिए ट्रक चालक जो है वो विरोध कर रहे हैं वैक्सीनेशन कंपलसरी का। तो इसी वजह से जो ये जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। और ये कहाँ पर? कनाडा में। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। और ये जो क्यों किया गया, तो ये संघीय पावर, जो संघीय शक्ति है, संघीय पावर को याद रखिएगा, संघीय पावर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो रीजन भी मैंने आपको बता दिया, जो ट्रक चालक है वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वहां पर कंपलसरी कर दी गई, उसके बिना वो नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से वो विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, जो PM है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। अब कनाडा से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते हैं। अगर ये पूछे कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री, विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री जो है वो कहां पर, कौन है? तो वो है कनाडा। ये भी याद रखिएगा। और कनाडा में एक झील है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अथाबास्का झील, अथाबास्का लेक। अथाबास्का जो लेक है वो भी कनाडा में ही है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? याद रखिएगा,
ये जो है वो यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम के लिए जो अथाबास्का जो झील है वो फेमस है और ये कनाडा में है। और विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा भी कौन सी है, वो है कनाडा। तो इतनी सारी बातें जो भी मैंने आपको इसमें बताई हैं वो याद रखिएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है कनाडा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित रूप में ही हेल्प मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बनकर आएगा। इस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर लें जिससे आपको डेली मॉर्निंग में हमारे करंट अफेयर की वीडियो मिलते रहें। GK classes always with you. Thanks for watching.